डेट आज 28 जनवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ग्रीन इंडिया मिशन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए मेंस में इंपॉर्टेंट है। ग्रीन इंडिया मिशन अभी न्यूज में इसलिए है, एक आरटीआई के जरिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना के अधिकार के जरिए इसकी इन्फॉर्मेशन ली गई। उसमें ये पाया कि ग्रीन इंडिया मिशन जब स्टार्ट किया था तो इसमें कुछ टारगेट रखे थे, लेकिन ये टारगेट अचीव नहीं कर पाया है, इसलिए न्यूज में आया। क्या है ग्रीन इंडिया मिशन? देखो, ये नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया या ग्रीन इंडिया मिशन शॉर्टकट में बोलते हैं। ये स्टार्ट किया था 2014 में, लॉन्च किया था। एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 2008 में लॉन्च किया था। इसमें 8 मिशन थे, इसके अंदर 8 मिशन लॉन्च किए थे। उन 8 मिशन में से एक था ग्रीन इंडिया मिशन। तो ग्रीन इंडिया मिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का ही पार्ट है, जो 2014 में लॉन्च किया एज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है? देखो, इसमें जो खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर लगेगा, एक्सपेंडिचर दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर लगाएंगे और दोनों ही मिलकर इंप्लीमेंट करेंगी, लागू करेंगी इस मिशन को। एक होता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। सेंट्रली सेक्टर स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट सारा खर्चा लगाती है और इंप्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ग्रीन इंडिया मिशन का टारगेट क्या है, लक्ष्य, एम? इसका एम ये है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड करना है अडेप्टेशन के द्वारा और मिटिगेशन के द्वारा। यानी कि जो चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट, पर्यावरण चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना, उसी तरह की क्रॉप डेवलप करना, उसी तरह के फॉरेस्ट और ज़्यादा डेवलप करना। अडेप्टेशन का मतलब हो गया यानी कि इन्वायरमेंट के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना। मिटिगेशन का मतलब है कम करना, यानी कि जो ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसको रिड्यूस करना। तो ये हेल्प किस तरह से करेगा? ये एक तो कार्बन सिंक बढ़ाया जाएगा। कार्बन सिंक का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ लगाई जाए जिनसे कार्बन जो एटमॉस्फेयर में है उसको रिड्यूस कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ट्री लगाओ, प्लांटेशन करो, फॉरेस्टेशन करो। वनरेबल स्पीसीज हैं, उनका अडेप्टेशन इकोसिस्टम के हिसाब से, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, तो अडेप्टेशन हो उनका। और फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो कम्युनिटी है उनका अडेप्टेशन हो। देखो, बहुत सारी कम्युनिटी जंगल में रहती हैं और उनका जो जीवन यापन है जंगल से ही चलता है, जंगल से ही वो सारा कुछ लेती हैं और उनका जो जीवन पूरा डिपेंड है फॉरेस्ट पे। तो ऐसी जो कम्युनिटियाँ, समुदाय जो जंगल में रहती हैं, वो इस ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लें, ढाल लें। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब भी यही है, टारगेट, यानी कि इसमें क्या लक्ष्य रखे गए थे ऐसे जो हासिल नहीं कर पाया है ग्रीन इंडिया मिशन। इसमें रखा गया था कि देखो, ये 10 साल के लिए लॉन्च किया था, 2014 में लॉन्च किया था और 2024 तक इसको हासिल करना था अपना टारगेट। लेकिन अभी तक ये अपना टारगेट का 10% के अराउंड ही अचीव कर पाया, ज़्यादा नहीं कर पाया, 10% से भी कम। तो क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके? इसका टारगेट ये थे कि 5 मिलियन हेक्टेयर में फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर इंक्रीज करना, यानी कि 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया में, क्षेत्र में पेड़ लगाने हैं, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया हो, नॉन फॉरेस्ट एरिया हो उसमें। और फॉरेस्ट कवर है जो उसकी क्वालिटी बढ़ानी है। 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया में जो फॉरेस्ट ऑलरेडी है उसमें उसकी क्वालिटी बढ़ानी, यानी कि उसे घना करना और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पेड़ लगाने, यानी कि टोटल 10 मिलियन हेक्टेयर एरिया में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना था। इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, उनको भी इंप्रूव करना था, जैसे बायोडाइवर्सिटी, हाइड्रोलॉजिकल सर्विस, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इनको 10 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड एरिया पे फॉरेस्ट कवर लगाना था। तो इससे इकोसिस्टम तो ऑलरेडी इंप्रूव ही होता, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो रिड्यूस होती, हाइड्रोलॉजिकल सर्विस इंक्रीज होती, कार्बन जो सिक्वेस्ट्रेशन है ये होता। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है एब्जॉर्व करना, जो एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में ऑलरेडी कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के फॉर्म में कार्बन है, उसको पेड़ क्या है, एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसी को बोलेंगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और टारगेट क्या था इसमें? इसमें था कि जो 3 मिलियन हाउस होल्ड फॉरेस्ट या फॉरेस्ट के अराउंड रहते हैं, जंगलों में या जंगलों के आसपास जो लोग रहते हैं, लगभग 30 लाख लोग, उनकी लाइवलीहुड इनकम को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट इसमें यह था जो CO2 सिक्वेस्ट्रेशन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो एब्जॉर्प्शन है एनुअली, उसको 50 से 60 मिलियन टन तक इंक्रीज करना है हर साल।
एनुअली 2020 तक, लेकिन ये टारगेट भी अचीव नहीं कर पाए। तो मिशन के क्लियर टारगेट थे जो डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप और इकोसिस्टम के लिए थे। अच्छा, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ और की जाती हैं ग्रीन इंडिया मिशन में? देखो, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि मनरेगा जो स्कीम है उसके साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैंपा फंड के साथ और नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के साथ। ये कैंपा फंड क्या है, इसके बारे में भी स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हो। यूपीएससी कई बार प्रीलिम में भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, मेंस में भी इनडायरेक्टली ये जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक आते हैं उनमें लिखने के लिए काम आता है। तो आप इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में इसके बारे में डिटेल से टॉपिक देख सकते हो। ये मनरेगा के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम ये है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने हैं, ट्री लगाने हैं, यानी कि फॉरेस्ट डेवलप करना है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है ये डिसीज है। देखो, हर साल यूपीएससी कम से कम एक क्वेश्चन तो डिसीज से रिलेटेड पूछता ही है। जो डिसीज न्यूज में रही होती हैं या कोई ऐसी डिसीज है इंडिया ने एलिमिनेट कर दी है, कुछ टारगेट रखा था अचीव कर लिया है, तो इस तरह की डिसीज बीमारी के बारे में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, कम से कम एक, वरना 2-3 भी पूछें कई कई बार। तो ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, मेंस में इसका कोई योगदान नहीं है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 एक डिसीज है, अभी न्यूज में इसलिए आई क्योंकि एम्स, जो दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है, उसमें एक केस आया था। 11 मंथ का बच्चा है, उसको ये बीमारी है। उनके पिता ने लोगों से अपील की फाइनेंशियल असिस्टेंस की। 17.5 करोड़, 17.5 करोड़ रुपए चाहिए इसके इलाज के लिए, तो इसलिए ये न्यूज में आया स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1। तो क्या है ये डिसीज, इसके बारे में जानते हैं और किस कारण से होती है। देखो, ये SMN1 जीन, एक जीन का नाम होता है बॉडी के अंदर। ये जीन की डिफेक्ट की वजह से ये बीमारी होती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जो डिफेक्ट हो जाती है SM1 जीन के डिफेक्ट के कारण। नॉर्मली हर एक पर्सन जो पैदा होता है वो इस जीन की साथ पैदा होता है, यानी कि हर एक इंसान में ये जीन होता है SMN1 जो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। उस प्रोटीन का नाम भी इस जीन पे रखा गया है, SMN प्रोटीन। तो ये हमारी बॉडी की कई सेल्स में होता है। ये प्रोटीन हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे नर्व सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व सेल होती है, उस नर्व सेल को स्पाइनल कॉर्ड में बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है, इंसान की रीढ़ की हड्डी में जो नर्व सेल होती है, उस सेल को एंटीरियर हॉर्न सेल बोलते हैं। उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है अगर ये नर्व सेल के अंदर जो ये नर्व सेल है एंटीरियर हॉर्न सेल, अगर इसमें मान लो ये ना डेवलप हो पाए। देखो, ये जो एंटीरियर हॉर्न सेल है ये हमारी स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करती है। स्केलेटल मसल्स यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको कंट्रोल करती है एक तरह से, और मूवमेंट को जो फैसिलिटेट करती है। हम जो मूवमेंट करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, इस तरह की मूवमेंट। तो अगर ये SM1 जीन नहीं रहेगा, इसकी वजह से SM1 प्रोटीन का रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी में ये प्रोटीन बनेगा ही नहीं। और जब ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो यही प्रोटीन तो प्रोड्यूस करती है एंटीरियर हॉर्न सेल, जो हमारी स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की हड्डी की नर्व सेल में होता है। समझ रहे हो? तो ये सेल प्रोड्यूस नहीं होगी, और ये सेल प्रोड्यूस नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोटीन तो पैदा हो ही नहीं रहा SMN प्रोटीन, और ये सेल नहीं बन रही। तो इसकी वजह से वीकनेस आ जाती है बॉडी में, मसल्स में, लिम्स में, ट्रंक में, ब्रीदिंग में, सांस लेने में परेशानी, स्वेलोइंग मसल्स हो जाती हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, इस तरह के टाइप हो जाते हैं। ये जो SMA डिसीज है ये 3 तरह की होती है मेनली। एक है SMA टाइप 1। इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें बच्चा ना बैठ भी नहीं पाता इंडिपेंडेंटली। अगर किसी बच्चे को बैठाना है तो उसे पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो वरना देखो इस तरह से झुक जाएगा वो बच्चा। नॉर्मल बच्चा ये बैठा है इस तरह से, अगर वो उसमें इस जीन की कमी है SMN1 जीन की, तो उसको SMA टाइप 1 बीमारी होगी, जो बच्चा ढंग से बैठ भी नहीं सकता, और वो क्या है पूरा बैठ नहीं सकेगा, और उसे किसी का साथ चाहिए बैठने के लिए, बैठ भी नहीं पाएगा। ये सबसे ज़्यादा सीवियर है। दूसरा है SMA टाइप 2। इसमें क्या, बच्चा बैठ तो पाता है इंडिपेंडेंटली, बिना किसी की सहायता के, बिना किसी सपोर्ट के, लेकिन चल नहीं पाता इंडिपेंडेंटली। चलने के लिए उसे किसी का साथ चाहिए, चल ही नहीं पाएगा अगर ये जीन नहीं बन पाएगा तो SMN1। तो ये SMA टाइप 2 बीमारी होगी। इसमें टाइप 3 है। टाइप 3 में ये होता है, देखो वो बैठ भी पाता है, चल भी पाता है, लेकिन वो बिना किसी सहायता के
सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, अपस्टेयर नहीं वॉकिंग कर सकता, उसको डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ी परेशानी होती है। तो ये लेकिन थोड़ा माइल्ड होता है, इसमें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती टाइप 3 में। तो यही था इसके बारे में। अच्छा, इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, सही कैसे किया जा सकता है SMA टाइप 1 डिसीज़ को, या SMA जो डिसीज हैं टाइप 1, 2, 3, इनके लिए देखो 3 तरह की मेडिसिन आती हैं। पहला है स्पिनराजा। ये स्पिनराजा नाम की जो मेडिसिन है, ये क्या है, सभी तरह के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी तरह के बच्चों को, किसी को भी ये मेडिसिन दी जा सकती है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है ये मेडिसिन में। तो ये SMN प्रोटीन की क्वांटिटी हमारे बॉडी में जाके इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देती है, और इसी प्रोटीन की वजह से तो वो बीमारी होती है, हमारी बॉडी में प्रोटीन कम हो जाता है, तो इसकी प्रोटीन की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देती है दवाई, तो वो ठीक होने लगती है डिसीज़। नेक्स्ट एक मेडिसिन है जोलजेंसमा। जोलजेंसमा क्या है, देखो ये SM1 जीन है, वही हमारी बॉडी में आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, ये वही काम करते हैं। लेकिन ये जो डिसीज, मतलब ये मेडिसिन है जो 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होती है, मेनली अंडर 2 इयर्स एज जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए अप्रूवल दिया गया है जोलजेंसमा दवाई का। देखो इस तरह से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये स्पिनराजा, जोलजेंसमा और ये रिजडीपाम ये क्या हैं। तो ये मेडिसिन है जो SMN1 प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये मेडिसिन के टाइप हैं। तो ये जो थर्ड मेडिसिन है रिजडीपाम, ये देखो ड्रग 2020 में इसको अप्रूवल मिला है। ये पाउडर फॉर्म में होती है और इसे ऑरली घोल के दिया जाता है, और ये लाइफ लॉन्ग चलती है डिसीज़, एक बार दिन में दिया जाता है इसको, ताकि हमारी बॉडी में SMN1 प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है एटिकोपाका टॉयज़। एटिकोपाका टॉयज़ ये खिलौने हैं, खिलौने के एक प्रकार हैं। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि आप सबको पता है जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है तो उस टाइम पे क्या है, जो हमारे अवार्ड है ना, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं। तो इनमें देखो एक आर्टिस्ट हैं जिनको एक अवार्ड मिला है, 7 आर्टिस्ट से जो क्राफ्ट्समैन थे, उनमें से एक आंध्र प्रदेश के पर्सन हैं जो ये टॉयज बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, इसलिए ये न्यूज में आया खिलौना एटिकोपाका टॉयज। तो पद्मा अवार्ड मिला है इनको। ये हैं एटिकोपाका टॉयज, लकड़ी के बनाए जाते हैं ये। तो पहली बात आपको क्या याद रखनी है, वुड से, लकड़ी से बनते हैं ये। ट्रेडिशनल टॉयज हैं जो आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वराह रिवर है, वराह रिवर के किनारे, वराह नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ है जिस गांव का नाम ही है एटिकोपाका विलेज। तो इस गांव के नाम पे इन टॉयज को जाना जाता है, खिलौनों को, एटिकोपाका टॉयज। ये टॉयज हैं जो वुड के बने होते हैं और इनमें कलर देने के लिए नेचुरल डाइज का उपयोग होता है। कलर करने के लिए नेचुरल डाइज ली जाती है, सीड से, लेकर से, बार्क, रूट या लीव्स, पेड़ के पत्ते, जड़, छाल होती है, उनसे डाई निकाली जाती है कलर, और फिर किया जाता है इन पे। नेचुरल कलर होता है, आर्टिफिशियल कोई भी कलर यूज नहीं होता इनमें। और जो ये लकड़ी होती है, मेनली एक पेड़ होता है जिसका नाम है अंकुडू, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा में बोला जाता है पेड़ को अंकुडू, उससे लिया जाता है। ये सॉफ्ट होती है थोड़ी लकड़ी, उससे ये टॉयज बनाए जाते हैं। और ये देखो, ये जो टॉय हैं कहीं पे भी शार्प एज नहीं मिलेगी आपको, नुकीली कहीं पे भी एज नहीं मिलेगी, किनारा नहीं मिलेगा, ये गोल गोल होते हैं हमेशा सारे तरफ से। और ये टॉयज हैं जो इनको 2017 में GI टैग भी मिल चुका है। GI टैग क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। देखो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अलग से लेक्चर भी पड़ा हुआ है इसका, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, या GS पेपर 1 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये क्या होता है, देखो किसी भी प्रोडक्ट की कोई जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, किसी पर्टिकुलर एरिया में उसकी अच्छी खासी क्वालिटी में वो होता है, उस प्रोडक्ट को GI टैग दे दिया जाता है। WTO के रूल्स के अनुसार ट्रिप्स में आता है ये, ट्रिप्स। WTO आपको पता ही है क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO के ट्रिप्स के हिसाब से GI टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। और हमारे इंडिया में भी एक्ट बनाया हुआ है, हमारे इंडिया में एक्ट है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो इसके तहत एक रजिस्ट्री ऑफिस बनाया गया है जिसका हेड ऑफिस चेन्नई में है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, 10 साल के लिए आपको दिया जाता है GI टैग उस प्रोडक्ट के लिए, और किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए, किसी एक आदमी को नहीं दिया जाता है, एरिया के लिए, कि वहाँ एरिया के लोग कुछ स्पेशल क्वालिटी की चीज़ बनाते हैं।
तो उस नाम को कोई दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता। जैसे देखो इस गांव में ये टॉय बनते हैं, एटिकोपाका विलेज में ये टॉय बनते हैं, उनको एटिकोपाका टॉय कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में कहीं पे किसी गांव में टॉय बनाने लगे खिलौना और उनको इस नाम से बेचने लगे कि ये एटिकोपाका टॉयज है। भले इस तरह के टॉय बनाए लेकिन वो नाम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है 10 साल के लिए उन्हें मिल जाता है जीआई टैग। उनकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी में उनकी इनकम भी इंक्रीज होती है लोगों की, क्योंकि एक खास क्वालिटी की होती है तो लोग खरीदते हैं उस नाम से। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज टाइमली हेल्प इंश्योर्ड श्रीलंका इकोनॉमिक सर्वाइवल ड्यूरिंग द क्राइसिस। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आप सबको पता है श्रीलंका में अभी फाइनेंशियल क्राइसिस आया, चल ही रहा है अभी। वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनका बचा नहीं, यानी कि उनके पास डॉलर बचे नहीं कि बाहर से इंपोर्ट कर सकें, और एक्सपोर्ट उनका डिक्रीज ऑलरेडी हो ही चुका है, डॉलर कमा नहीं पा रहे हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई, इसलिए क्राइसिस आ गया, संकट आ गया। तो इस टाइम में इंडिया ने हेल्प की श्रीलंका की। तो यही आईएमएफ ने कहा कि आईएमएफ ने बोला, आईएमएफ आप जानते हो क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे कंट्रीज़ को लोन देती है, कर्ज देती है। याद रखना, फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट जब आता है तो वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देता, आईएमएफ लोन देता है। वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए लोन देता है और आईएमएफ देता है फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे आईएमएफ मदद करता है। इसके बारे में डिटेल में जानना, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के बारे में आप इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आपको इनके बारे में लेक्चर मिल जाएगा डिटेल में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स मेंस में, हर साल ये इंपॉर्टेंट होते हैं आईएमएफ वर्ल्ड बैंक। तो आईएमएफ ने ये कहा है कि हाँ इंडिया ने जो मदद की है, सपोर्ट किया है श्रीलंका का, तो इसलिए न्यूज़ में आया। तो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो आर्थिक संकट है श्रीलंका का, वो शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि उनके पास विदेशी मुद्रा बची नहीं, डॉलर बचे नहीं, इन्फ्लेशन ज़्यादा हाई हो गई, तो रिसेशन आ गया। ये पहली बार रिसेशन आया जब से श्रीलंका आज़ाद हुआ है। 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, ब्रिटेन ने इसको भी गुलाम बना के रखा था इंडिया की तरह। जो बायलैटरल क्रेडिटर हैं, यानी कि जो श्रीलंका को लोन देते हैं, उनमें इंडिया, चाइना, जापान भी है जो श्रीलंका की मदद करते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा लोन दिया हुआ है श्रीलंका को। ओवरऑल जो कर्ज है, डेट है, वो लगभग 52 बिलियन यूएस डॉलर है श्रीलंका पे, और इसमें से कम्स नियरली, यानी कि अराउंड 40% वो प्राइवेट क्रेडिटर से लिया हुआ है और 60% बायलैटरल पार्टनर है। जैसे चाइना है, चाइना श्रीलंका का रिलेशन है, चाइना ने दिया हुआ है। जापान श्रीलंका का रिलेशन, जापान ने दिया है। फिर इंडिया ने दिया है। नंबर 1 पे चाइना 52% दिया हुआ है इस 60% का, जापान ने 19%, इंडिया ने 12%। ये आपको याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, डेटा याद करने की ज़रूरत ये है रिकवरी प्लान। रिकवरी प्लान क्या है इसका, यानी कि कैसे इकोनॉमी को रिकवर करना चाहती है श्रीलंका। तो श्रीलंका के जो एक्सपर्ट है उन्होंने ये कहा है कि आप क्रेडिटर से बोलो, यानी कि जिन्होंने आपको लोन दिया है, श्रीलंका को लेंडर हैं जो, उनको बोलो कि हेयर कट करें। तो हमें मेनली ये हेयर कट टर्म क्या है, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं इसको बस। तो देखो जो प्राइवेट क्रेडिटर हैं वो तो हेयर कट नहीं दे रहे, लेकिन हाँ कुछ कंट्री हैं जिनके साथ श्रीलंका के रिलेशन है, जिनसे लिया, जैसे इंडिया, चाइना, जापान, वो हेयर कट कर सकती हैं। तो ये हेयर कट क्या है, हेयर कट का सिंपल मतलब बस ये है, जैसे मान लो किसी ने 100 रुपये दिए लोन में, कर्ज में, और वो मान लो ए आदमी ने बी को दिए, लेकिन अब बी आदमी की हालत इतनी ख़राब हो गई, लुट गया, बर्बाद हो गया, गरीब आदमी, कुछ ना जॉब है, कुछ भी नहीं, इसके पास कुछ है ही नहीं। तो ए आदमी ने कहा चलो भैया पूरे पैसे मत दो, कुछ तो दे दो, 80 दे दो, 70 दे दो, 50 दे दो, कुछ तो दे दो। तो ये से बोलते हैं हेयर कट, यानी कि जैसे 80 लिया वापस, तो 20 रुपये का, यानी कि 100 में से 80 लिया वापस, 20% हो गया, 100 में से 20 छोड़ दिए तो 20% हो गया, 20% का हेयर कट कर दिया। तो यही ये देखो, लगभग अगर 10,000 करोड़ रुपए अगर लोन में लिए, अगर वापस ले ये 8,000 करोड़, तो 20% का हेयर कट हो गया। तो इसी को बोलते हैं हेयर कट, यानी कि जितना लोन दिया है उसका लेस अमाउंट वापस ले कोई कंट्री, तो इसी को बोलेंगे हेयर कट। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट सेलिंग, ये भी टर्म न्यूज में है। आप सबको पता है जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप का फ्रॉड सामने आया है। ये हिडनबर्ग रिसर्च नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे ये, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में, ये समझ लो अमेरिका में है, अमेरिका में न्यूयॉर्क में या कहीं, ये मुझे याद नहीं है तो आप चेक कर लेना, लेकिन अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है ये, 2017 में बनाई गई थी। ये रिसर्च करती रहती है ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह के। तो यही शॉर्ट सेलर है एक। शॉर्ट सेलर क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, हमें मेनली ये समझना है, ये बाकी का आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो। हिडनबर्ग रिसर्च एक
ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी टाइप है, अमेरिका की है, रिसर्च वगैरह करती है वित्तीय संकट के बारे में, फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह के बारे में, और ये शॉर्ट सेलर कंपनी है, शॉर्ट सेलिंग करती है ये। तो शॉर्ट सेलिंग क्या है? इसने अभी आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप क्या फ्रॉड कर रहा है। अडानी ग्रुप ने, अडानी नहीं अडानी, अडानी ग्रुप क्या है? अडानी देखो आपको पता ही होगा, गौतम अडानी इसके मालिक हैं इस कंपनी के, जिनकी पोर्ट वगैरह हैं, प्राइवेट पोर्ट वगैरह हैं, बंदरगाह, अडानी ग्रुप। इन पे आरोप लगाया कि इन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। इसकी वजह से देखो इनकी जो रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड वो कम भी हो गई है। आप सबको पता है अडानी तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में आए थे पूरे वर्ल्ड वाइड, लेकिन अब चौथे नंबर पे आ गए, और अब भी आज की रिपोर्ट में शायद ये आ रहा था चौथे नंबर से भी नीचे गिर गई है इनकी रैंकिंग। तो इसकी वजह से, सिर्फ इस फ्रॉड की वजह से, क्योंकि इनकी असेट की जो वैल्यू है, संपत्ति की वैल्यू है, वो डिक्रीज हो गई है, असेट की वैल्यू वर्ल्ड वाइड। तो हिडनबर्ग रिसर्च शॉर्ट सेलर है। तो शॉर्ट सेलर क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, ये मेनली हमें जानना है। शॉर्ट सेलिंग एक प्रोसेस है, इसे शॉर्टिंग भी बोलते हैं या शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है एक, जो ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, शेयर खरीदते बेचते हैं, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसमें क्या होता है कि इसमें बाय लो सेल हाई अप्रोच पे काम किया जाता है। यानी कि देखो, जैसे मान लो किसी के पास शेयर हैं, शेयर या सिक्योरिटी बोल सकते हो, तो उसकी जो वैल्यू है वो हाई हो गई, तो उस टाइम पे क्या है, अभी मान लो अभी हाई है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद लगाई जा रही है कि फ्यूचर में आने वाले 1-2 महीने में या आने वाले 5-10 दिन में इन शेयर की वैल्यू गिरने वाली है, बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, जिनके पास मान लो एक कंपनी ए है, इसके पास शेयर थे, ये अभी बेच देगी क्योंकि प्राइस अभी हाई है, अभी बेच देगी, लेकिन इन्हें बेचने के बाद फिर दोबारा खरीद लेगी जब इनकी वैल्यू लो हो जाएगी, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो दोबारा खरीद लेगी, मान लो जब हाई होगी फिर बेच देगी। तो यही है कि सेल हाई, यानी कि हाई प्राइस पे सेल किया जाता है और लो प्राइस पे खरीदा जाता है दोबारा से, लेटर, बाद में। और ये शॉर्ट सेलिंग की जाती है। ट्रेडर जो होते हैं, व्यापारी, वो क्या करते हैं, अपनी खुद की सिक्योरिटी नहीं होती बल्कि बोरो की होती हैं, उधार ली हुई सिक्योरिटी होती है। मान लो किसी से उधार ले लिए शेयर, उन्हीं को हाई प्राइस पे बेच देंगे, जब लो होगी लो प्राइस पे खरीद लेंगे। मान लो एक बंदा बी था, हम सिंपल भाषा में समझते हैं, ये था, इसने उधार दे दी बी को। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा इसने मान लो 100 रुपये में खरीदी, अब ये देखेगा कि अब इसने मान लो दिसंबर 2022 में बेची थी और अब जनवरी चल रहा है, जब इसकी वैल्यू शेयर की 100 थी, अब मान लो 28 जनवरी को इसकी वैल्यू होगी 120। तो ये क्या करेगा, और इसे ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे आने वाले 5-10 दिन में इसकी वैल्यू फिर घटने वाली है, तो ये क्या करेगा, अभी इसे बेच देगा शेयर को 120 रुपये में, और फिर 5-10 दिन बाद मान लो वैल्यू घट गई, 100 रुपये हो गई या 90 हो गई, फिर खरीद लेगा 90 में। सोचो, इसे तो फ़ायदा हो गया ना, यही 30 रुपये का हो गया कि नहीं हो गया। मान लो इससे उधार लेती है, वापस लेने भी आए, दे देगा इसकी, ले लो भैया आपने, दे दो मेरे 100 रुपये। तो ये इस तरह से बेची जाती हैं, और इसी प्रोसेस को शॉर्ट सेलिंग, शॉर्टिंग बोलते हैं, और जो इस प्रोसेस को करता है उस कंपनी को बोलते हैं शॉर्ट सेलर। तो ये हिडनबर्ग रिसर्च जो कंपनी है, एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। नेक्स्ट टॉपिक है जियोथर्मल रिसोर्सेज। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वायरमेंट टॉपिक रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी, जीएस पेपर 3 के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जियोथर्मल का मतलब क्या है, देखो जैसा आप अगर इसको कोडिंग करें, हम डिकोड करें, जियो का मतलब अर्थ, थर्मल का मतलब किसी गर्म चीज़ के लिए होता है, हीट के लिए, यानी कि अर्थ से हीट निकल रही है, वो रिसोर्सेज यानी कि स्रोत, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो अर्थ की हीट को यूज करके हम उसे प्रयोग में लाएं, समझ रहे हो। तो ये क्या है, जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि अर्थ से हीट जो निकल रही है। हीट कैसे निकल रही है अर्थ से, देखो बहुत सारे वोल्केनो निकलते हैं, ज्वालामुखी, बहुत सारे आपने पढ़ा होगा, हॉट स्प्रिंग निकलते हैं, हॉट स्प्रिंग जो गर्म पानी निकलता है उससे हीट निकलती है। अब हीट से हम स्टीम क्रिएट करते हैं, भाप क्रिएट करते हैं, स्टीम, और स्टीम से हम टरबाइन चलाते हैं। और आपको पता है टरबाइन चलाएंगे तो जनरेटर क्या करेगा, जनरेट करेगा बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, और हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी चाहिए, एनर्जी बनाएंगे इस जियोथर्मल रिसोर्सेज से। तो ये है जियोथर्मल रिसोर्सेज। तो ये अभी न्यूज में इसलिए आए, जो ONGC है, ONGC एक कंपनी है, महारत्ना कंपनी, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कंपनी क्या होती है, इसके लिए लेक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में। तो ये ONGC जो कंपनी है प्लान कर रही है कि
जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज हैं, इसका मैप तैयार किया जाए इंडिया में कि कहाँ कहाँ पे और कहाँ पे इंडिया पे पोटेंशियल है और कितना जियोथर्मल रिसोर्सेज को यूज किया जा सकता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो इसका फोकस यही है जियोथर्मल एनर्जी पे। और देखो वैसे इंडिया का भी टारगेट आपको पता ही होगा, पंच अमृत कई बार पढ़े हमने, जो COP26 में अनाउंस किए थे भारत ने। COP26 क्या है, सबके बारे में लेक्चर बना हुआ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार न्यूज में रहते हैं, उनके लिए स्पेशल लेक्चर है। इसलिए देखो मैं बार बार आपको ये पढ़ा नहीं सकता हूँ करंट अफेयर के लेक्चर में रोज रोज इतना सारा, वरना एक एक डेढ़ डेढ़ 2 घंटे का लेक्चर बनेगा। उनके लिए स्पेशल लेक्चर बने हुए हैं। और वो टॉपिक जो सदाबहार टॉपिक है और हर बार पूछे ही जाते हैं, और मेंस में भी 80% भाई साहब पूछे जाते हैं उनसे टॉपिक, वो बने हुए हैं ऑलरेडी प्ले लिस्ट में, वो आप जरूर देखो। या इस साल पेपर दो, अगले साल दो, 10 साल बाद दो, वो 10 साल बाद भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, समझ रहे हो। तो वो टॉपिक आप जरूर पढ़ो वहाँ से और रिवाइज करो, बार बार अपने नोट्स बना लो। एक बार देखो वीडियो, नोट्स बना लो वो डेटा, और पहले बने हुए तो देखो डेटा में वो तो जबकि टॉपिक बने तब का डेटा है। अब थोड़ा मान लो डेटा में चेंज हो गया तो वो डेटा आप खुद गूगल से सर्च करके वहाँ डेटा लिख लो। और जिसमें डेटा की जरूरत नहीं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं डेटा की जरूरत है ही नहीं, तो वो टॉपिक तो सदाबहार हैं, तो वहाँ से देखो आप। तो ये पंचामृत, इनमें टारगेट थे एक 500 गीगावाट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट था हमारा, कि हमें 500 गीगावाट तक 2023 तक रिन्यूएबल एनर्जी से हमें प्रोड्यूस करना है। क्लाइमेट टारगेट रखा है हमने। ये COP26 में UNFCCC की जो मीटिंग होती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी जो मीटिंग होती है 26वीं मीटिंग 2021 में हुई थी, उसमें ये टारगेट रखे थे। एक टारगेट था कि नेट जीरो कार्बन इमिशन 2070 तक हमें अचीव करना है। नेट जीरो कार्बन इमिशन का मतलब क्या है कि जितना कार्बन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब भी कर पाएँ, कोई टेक्नोलॉजी लगा के, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के। और क्या है ONGC ने क्या किया इसमें, देखो ONGC का टारगेट ये है कि एनर्जी स्ट्रेटजी तैयार किए 2040 तक के लिए। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, एक एनर्जी सोर्स है कि हीट जो बीनीथ द अर्थ सरफेस, बीनीथ का मतलब होता है अर्थ के ऊपर और अर्थ के नीचे, मतलब किसी के लिए यूज किया जा सकता है। हम कहें बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे भी, टेबल के ऊपर भी। तो बीनीथ वर्ड का आपको पता ही होगा, इंग्लिश सीख रहे हो आप यहाँ। तो अर्थ के ऊपर या अर्थ के अंदर जो हीट है उसको यूज करेंगे हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी होगी, ये सस्टेनेबल होगी, कार्बन फ्री होगी, और कंटिन्यूस भी है, अनइंटरप्टेड भी है। क्योंकि देखो सोलर एनर्जी क्या है भाई साहब, कंटिन्यूस एनर्जी थोड़ी नहीं है। दिन में ही तो सूरज निकलेगा तभी तो आप बिजली बना सकते हो, रात में थोड़ी ना बना सकते हो सूरज से। और विंड एनर्जी क्या है, हवा से भी बिजली कब बना सकते हो, जब हवा चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं बना सकते। लेकिन ये ऐसी है, हीट तो है ही अर्थ में और कहीं ना कहीं से निकल ही रही है, और जहाँ पे पोटेंशियल है 24 आवर निकल रही है, दिन हो, रात हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, निकल रही है, कंटिन्यूस है, अनइंटरप्टेड है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये ओनली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो 24 आवर निकल रही है, मतलब 24 आवर इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, डे नाइट सीजनल कुछ भी हो। जियोथर्मल सोर्सेज है इंडिया में, देखो इसका मैप कौन तैयार करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये करते हैं। इन्होंने सजेस्ट किया है कि जियोथर्मल पावर 10 गीगावाट तक बनाई जा सकती है इंडिया में। और जियोथर्मल पावर प्लांट के टाइप कितने होते हैं, ये देखो 3 तरह के होते हैं जिनसे हीट को हम हार्नेस कर सकते हैं, यानी कि हीट को यूज कर सकते हैं स्टीम बनाने में, भाप बनाने में, और भाप से टरबाइन घुमाने में यूज कर सकते हैं हम, जिससे बिजली बन सकती है। एक होता है ड्राई स्टीम पावर प्लांट, फ्लैश स्टीम पावर प्लांट, नेक्स्ट है बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। जो ये पावर प्लांट है सारे एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और फिर उससे टरबाइन घुमाते हैं, फिर बिजली पैदा करते हैं। जो फ्लैश स्टीम पावर प्लांट है ये देखो हाई एंथैल्पी रेंज चाहिए इनके लिए, जो कि इंडिया में अभी ये यूज नहीं किए जा सकते। तो 2 तरह के यूज किए जा सकते हैं, ड्राई स्टीम और बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। बेनिफिट क्या है जियोथर्मल एनर्जी के, पहला तो वही लिख सकते हो आप खुद ही कि कार्बन फ्री है, यानी कि इससे कुछ इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं होगा। रिन्यूएबल भी है, यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा आ रही है, कंटिन्यूस है, इन अनइंटरप्टेड है, ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं इन टर्म को। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यानी कि हानिकारक, देखो इनिशियल हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है। जब ये प्लांट हम लगाएंगे, हीट को हम स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए और फिर ये सारा इक्विपमेंट लगाएंगे तो कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए, पूंजी चाहिए, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। और एक लोकेशन स्पेसिफिक एनर्जी सोर्स हैं, ऐसा तो नहीं है हर जगह ये हो रहे हैं, एक ही लोकेशन पे होते हैं ये। और दूसरा ये जब ये हीट निकलती है तो उसके साथ और भी देखो, भले हम हीट को यूज कर रहे हैं और हीट से स्टीम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो हीट जो निकल रही है उसके साथ साथ कुछ और भी तो गैसेज निकल रही हैं,
और भी तो एलिमेंट्स निकल रहे हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है ये निकल रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हार्मफुल गैसेज हैं, इनकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। तो ये नुकसान है इससे, बस और ज़्यादा मतलब डिसएडवांटेज नहीं है इसका कुछ। लेकिन इनकी वजह से देखो अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, ये तो है ही, क्योंकि आपको पता है वॉल्केनो जहाँ पे निकलता है अर्थ तो भाई साहब वाइब्रेट करती है, अर्थक्वेक आ सकता है, भूकंप आ सकता है। अभी इंडिया में स्टेटस क्या है जियोथर्मल एनर्जी का और कहाँ कहाँ पे सोर्स हैं? देखो ये है इंडिया में जियोथर्मल पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब जहाँ जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। ये देखो यहाँ पे तेलंगाना आंध्र प्रदेश में गोदावरी बेसिन में है ये। यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये वाली पूरी जो लैन है। और यहाँ पे एक देखो लैन ये वेस्टर्न एरिया में कैम्बे, तुवा, और यहाँ पे मुंबई से लेके यहाँ महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये वाला। और यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश में ऊपर ये वाला, सिक्किम में पूरा पोटेंशियल है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पोटेंशियल है। ये पूगा नाम की जगह है, मणिकर्णा नाम की जगह है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट थर्मल स्प्रिंग भी निकलती हैं। स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे हीट निकलती है जिसको यूज किया जा सकता है। ये पोटेंशियल है इंडिया का। जो ONGC है उसने इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लद्दाख में पूगा विलेज में लगाया है, लद्दाख में। जो टाटा पावर है इसने भी देखो एक प्लांट लगाया गुजरात में। गुजरात में जो टाटा कंपनी है उसने, इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है ये, जिसने 5 मेगावाट प्लांट लगाया है जो जियो थर्मल एनर्जी को यूज करेगा और वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जो NTPC है हमारी कंपनी, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में बिजली बनाती है कोल को यूज करके, कोयले को यूज करके, जो NTPC है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है हमारे इंडिया में। इसने भी प्लान किया है कि 300 मेगावाट का जियो थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट बनाएगी छत्तीसगढ़ में। तो ये इंडिया में अभी करंट स्टेटस है जियो थर्मल एनर्जी का। और इसी के साथ हमारे लेक्चर की समाप्ति, यही टॉपिक थे।